वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट वीक हमने देखा था जो निफ्टी है, करंट मार्केट प्राइस का जो निफ्टी है वो कहीं ना कहीं एक सप्लाई एक रेजिस्टेंस में था। और हायर लेवल्स पे शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज और लोअर लेवल पे बाय अपॉर्चुनिटीज के लेवल हमने ऑलरेडी देख के रखा था। जो लेवल्स हमने देखा था वो एक बार हम लोग वापस चेक करते हैं। तो समवेयर अराउंड हम लास्ट वीक यानी 2 मई को जब खत्म हो गया था उसके बाद में हमने एनालिसिस किया था। तो जो शॉर्ट का हमारा लेवल था दैट इज समवेयर अराउंड 24,530 के पास में अगर हम लोगों को चांस मिलता है तो हम लोग शॉर्ट ट्रेड वहां पे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। और बाइंग के लिए हमारे पास दो लेवल थी। जो पहला लेवल था समवेयर अराउंड 24,195 और जो सेकेंड लेवल था दैट इज 23,846। तो जो फर्स्ट चांस मिला हमको 5 मई के पास में जो हमारा शॉर्ट का लेवल था वो उस लेवल के पास में बाजार गैप डाउन गैप अप हुआ, वहां से थोड़ा सा हल्का सा ऊपर गया। जो हमारा लेवल था उस लेवल से 5 मई को भी एक बार बाजार नीचे आया। 6 मई को उतना ऊपर तो नहीं गया, खुलते बराबर ही कंटिन्यूअसली बाजार नीचे आया और यहाँ से यानी 24,532 से हमारा जो लेवल था कि कम से कम बाजार 24,195 तक तो आना चाहिए। एक दिन गैप डाउन खुला दैट इज 7 मई को। तो 7 मई को एक बार तो प्राइस यहाँ पे हम लोग बाय तो नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग रिवर्सल ढूंढते हैं हमारे लेवल के पास में। तो सपोर्ट के पास में तो प्राइस ऊपर गया तो हमको वहां पे बाय का चांस तो नहीं मिला। और सेकेंड टाइम जो लेवल था हमारा 24,195 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो हम लोग शॉर्ट के लिए देखेंगे। बट अगेन इंट्राडे में कुछ खास मूव नहीं आया, मार्केट जो था साइडवेज ही था। और उसके नीचे जो एक अच्छा लेवल था हम लोग जहां पे बाइंग करने का सोच रहे थे दैट इज समवेयर अराउंड 23,846 के पास में। तो अभी भी जो लेवल्स है वो इंटैक्ट ही है क्योंकि अभी भी हमारा जो नीचे का लेवल है वो ब्रेक तो नहीं हुआ है। तो अगर हम लोग बाय करने का अगर हमको चांस मिलता है कल अगर मार्केट फ्लैट या फिर गैप डाउन और 23,846 के आसपास खुलता है तो हम लोग एक बार बाय के लिए सोचेंगे। और करंट मार्केट प्राइस से अगर ऊपर जाता है और 24,195 के पास में अगर हमको कोई रिवर्सल मिलता है तो हम लोग शॉर्ट के लिए जरूर सोचेंगे। अगर वापस से अगर प्राइस 24,195 के ऊपर सस्टेन करना चालू हो गई तो वहां से फिर वापस हम लोग शॉर्ट के शॉर्ट को इग्नोर करके हम लोग फिर से बाय की तरफ सोचेंगे और ऊपर में 24,532 का हमारा टारगेट रहेगा। जो ब्रेकआउट रहेगा वो ब्रेकआउट रेंज हमने ड्रॉ करके रखा है, आइदर 24,532 अगर ऊपर की तरफ ब्रेक होता है या फिर नीचे में 23,840 के अगर नीचे ब्रेक होता है। तो ब्रॉडर रेंज जब ब्रेक होगा तो ही हमको एक डायरेक्शनल मूव देखने मिलेगा। तो वीकली में जो हमको एक क्लोजिंग देखने मिला तो कहीं ना कहीं एक रेड कैंडल हमें देखने मिली जिसने लास्ट वीक का लो तो ब्रेक कर दिया है। और हम लोग देख रहे हैं कि मंथली में भी कहीं ना कहीं अभी भी ट्रेंड हमारा स्ट्रांग है। वीकली में बस हम लोग एक रेजिस्टेंस या फिर सप्लाई के पास में हम लोग ट्रेड कर रहे हैं और डेली में हमने देखा था कहीं ना कहीं ट्रेंड अप था। बट एक बार के लिए जो है एक कंसोलिडेशन के बाद में एक ड्रॉप आया। बट अभी भी जो मेजर जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वो अभी भी ब्रेक नहीं हुआ है। तो कल आने वाले हफ्ते में और मार्केट कैसा रिएक्ट करेगा हम लोग वो भी देखेंगे। तो बाय करने के लिए ऑलरेडी हमारे जो लास्ट वीक के लेवल्स है एज इट इज वो लेवल्स वैसे ही रहेंगे। उसके बाद में हमने देखा था कि मंथली पे हमने एक और एक लेवल मार्क करके रखा था जो कि हमारा 31 दिसंबर 2024 का जो हाई था दैट इज 24,857। तो समवेयर अगर वो पर्टिकुलर लेवल भी हमको कुछ आने वाले दिनों में मिलता है हायर लेवल पे तो वहां से भी हम लोगों को एक प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकती है। यानी अगर निफ्टी हमको 24,850 857 के पास में अगर मिलता है तो वहां पे हम लोगों को एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी एक शॉर्ट ट्रेड डेफिनेटली मिलना चाहिए। तो लास्ट वीक अगर हम लोग देखेंगे तो एक सेलिंग के साथ में वीक यानी काफी अच्छा नीचे आके प्राइस तो क्लोज हुआ है बट फॉलो थ्रू हाई हमको मिला नहीं है।
तो कहीं ना कहीं जैसे ही मार्केट खुलता है तो मार्केट जैसे ही ओपन हुआ वहां से नेक्स्ट यानी लास्ट वीक का हाई तो ब्रेक नहीं हुआ है, पर लो कहीं ना कहीं ब्रेक हुआ है। उसी के साथ बैंक निफ्टी अगर हम लोग देखते हैं तो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं एक अच्छा हमको वीकली क्लोज मिला था, बट डेली पे हम लोगों ने उसके अंदर जो लेवल्स मार्क करके रखे तो शॉर्ट के लिए वहां पे तो हमें कुछ निफ्टी का बैंक निफ्टी का लेवल नहीं मिला। बट जो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट था वो सपोर्ट के नीचे कहीं ना कहीं निफ्टी बैंक क्लोज हुआ है, वीकली क्लोज भी हमको वहां पे मिला है। अब हमको देखना क्या जरूरी है यहाँ पे कि एक बहुत स्ट्रांग रेड कैंडल तो आ गया है। तो लास्ट वीक तो काफी अच्छा एक रेड कैंडल मिला है। अब जो नेक्स्ट वीक चालू होगा तो क्या हमें फॉलो थ्रू लो ब्रेक होगा नहीं होगा, या फिर जो लास्ट वीक था दैट इज जो 9 तारीख को प्राइस क्लोज हुई है तो वो लो पे उस लो के नीचे प्राइस जाती है कि नहीं जाती है, हमको वो ऑब्जर्व करना जरूरी है। तो एक बार हम लोग निफ्टी बैंक में 125 मिनट पे जाके चेक करते हैं कि प्राइस और आरएसआई पे हमें कुछ कोई सेटअप मिल रहा है कोई। तो जैसे कि पिछले कुछ दिनों में अगर हमने देखा तो कहीं ना कहीं 60 ब्रेक नहीं हो रहा था, निफ्टी एक रेंज में था बैंक निफ्टी, और लोअर लेवल तो उसका ब्रेक हो गया है। तो 125 मिनट के हिसाब से तो कहीं ना कहीं अभी भी हम लोगों को एक वीक दिख रहा है बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में हो सकता है हमको थोड़ा सा और प्रॉफिट बुकिंग भी देखने मिले। तो एक हम लोग 60 मिनट जाते हैं। तो 60 मिनट पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हम लोगों को एक डिमांड जोन दिख रहा है। तो अगेन जो बैंक निफ्टी है कहाँ पे आके रुका है, तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी एक डिमांड पे आके रुका है जो ऑलरेडी फ्राइडे को टेस्ट हो गया, वो उसके नीचे गया नहीं है। तो हो सकता है अगर फ्लैट ओपन हो तो यहीं से हम लोगों को एक बाइंग अपॉर्चुनिटी वापस से आने वाले दिनों में यानी नेक्स्ट वीक हमको देखने मिले। अब अगर ऊपर के लेवल पे हम लोग वापस शॉर्ट करने का सोचेंगे तो डेली टाइम फ्रेम से ही हम लोग अपॉर्चुनिटी बाय शॉर्ट का ढूंढेंगे। तो जो हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स थे जो हमने ऑलरेडी मार्क करके रखा था वही लेवल पे अगर हमें बाजार मिलता है तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी था एक शॉर्ट का। बट ऑलरेडी वहां तक तो प्राइस गई नहीं है, और जहां पे क्लोजिंग हुआ था वहीं से मार्केट नीचे आना चालू हो गया। तो 2 मई के बाद में करीबन 5 मई से कंटिन्यूअसली जो है प्राइस नीचे ही आती गई। तो 60 मिनट में भी कोई खास लेवल हमको देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि जो निफ्टी बैंक निफ्टी था वो कहीं ना कहीं साइडवेज ही था। तो साइडवेज के अंदर लोअर रेंज ब्रेक हो गया, पर लोअर रेंज जैसे ही ब्रेक हो गया तो ये जो पहला डिमांड था वो डिमांड इमीडिएटली जो है वो होल्ड हो गया, वो ब्रेक नहीं हुआ। तो अगेन अगर मंडे या फिर कमिंग डेज पे हमको इसी लेवल पे प्राइस अगर मिल रही है तो एक बार हम लोग फिर से बाय के लिए यहां से हम लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी जरूर ढूंढेंगे। और अगर हमको शॉर्ट करना है तो समवेयर अराउंड इंट्राडे की मैं बात कर रहा हूं तो समवेयर अराउंड 54,670 के पास में हम लोग इस लेवल के पास में अगर हमको इंट्राडे के लिए मिल रहा है तो यहां से हम लोग एक इंट्राडे का शॉर्ट ट्रेड जरूर यहाँ पे फाइंड आउट करने का कोशिश करेंगे। एक बार 15 मिनट पे देखते हैं तो 15 मिनट पे हमने जैसे देखा था कि जो आरएसआई है बहुत ज्यादा वोलाटाइल हमको दिख रहा है। तो कहीं पे 60 भी इजीली ब्रेक हो रहा है, 40 भी ब्रेक हो रहा है, तो डायरेक्शनल क्लियर नहीं है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट जो है वो एक रेंज में ही बहुत ज्यादा वोलाटाइल हो रहा है। और अगर ऐसा कुछ है कि जहां पे प्राइस क्लियर नहीं है तो जरूरी नहीं कि हमको वहां पे जबरदस्ती कोई ट्रेंड फाइंड आउट करना है और जाके हमको वहां पे कोई ट्रेड लेना ही है। तो 60 मिनट के हिसाब से एक अभी भी अगर हम लोग देखते हैं तो ये ट्रेंड जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा वीक हो गया है। और अगर 60 मिनट के हिसाब से देखेंगे तो हमको वापस ये लेवल के पास में शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है जो हमने ऑलरेडी मार्क करके रखा है। तो यहाँ पे जो लेवल आएगा 60 मिनट के हिसाब से वो है लगभग 54,536 के पास में वो लेवल है। अगेन ये हमको इंट्राडे के हिसाब से ही ये लेवल हमको प्लेड आउट करना है। तो हमने जो मार्क करके रखा था वो लेवल 54,670 है, उसी के पास में ये लेवल आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोगों को इंट्राडे में कोई चांस मिलता है तो इस लेवल पे हम लोग शॉर्ट करेंगे। और ऑलरेडी जो प्राइस है वो एक 60 मिनट के डिमांड जोन पे है।
60 मिनट के डिमांड जोन पे आने के अगेन हम लोग वहां पे इंट्राडे के ही लिए वहां पे हम लोग सोचेंगे। तो वीकली क्लोज कहीं ना कहीं हम लोगों को एक रेड कैंडल के साथ में मिला है, जो लास्ट वीक के सॉरी लास्ट स्विंग हाई के नीचे आके क्लोज हुई है। तो आने वाले दिनों में ये स्विंग हाई जो था, लास्ट जो हाई था, ऑल टाइम हाई जो था समवेयर अराउंड 54,467, ये जो हाई है वो हाई ब्रेक होता है कि नहीं होता है वो हमको देखना जरूरी है। उसी के बाद में हम लोग फिर डायरेक्शनल क्या रहेगा वो हम लोग डिसाइड कर पाएंगे। बट अभी भी जो ट्रेंड है कहीं ना कहीं मंथली पे अभी भी बहुत स्ट्रांग ट्रेंड है, वीकली पे भी ट्रेंड स्ट्रांग है, डेली में जो है वो डेली में भी अभी भी ट्रेंड स्ट्रांग है। हल्का सा एक प्राइस में करेक्शन हमको देखने मिल सकता है एज पर डेली और 60 मिनट के हिसाब से। उसके बाद में हम लोगों ने निफ्टी आईटी भी देखा था। तो कहीं ना कहीं जो निफ्टी आईटी है अभी भी इसके अंदर बेसिक कैंडल बन रहे हैं, कहीं ना कहीं जो प्राइस है तो एक सप्लाई जोन के पास में है, और वहीं पे जो प्राइस है कहीं ना कहीं फ्लैट होके रुक गई है। तो अगर सेलिंग आना है तो यहाँ पे अभी भी कोई रेंज ब्रेक नहीं हो रहा है। तो अबेन जैसे हमने देखा था कि अगर हायर लेवल अगर ब्रेक होता है तो हम लोगों को एक रैली देखने मिलेगा, और लोअर रेंज अगर ब्रेक हो रहा है तो हमको नीचे का डाउन मूव हमको देखने मिलेगा। तो अभी भी इसका जो सिनारियो है अभी भी वैसा ही है। अगर हम लोग देखेंगे तो लगभग 24 अप्रैल से कोई भी डायरेक्शनल मूव नहीं है, प्राइस वहीं के वहीं फ्लैट ही है। तो अगेन आईटी सेक्टर जो है हमारे रडार पर रहेगा। सप्लाई जोन के पास में है तो हम लोग हाई पे बाय नहीं करेंगे। हाई से जब प्राइस नीचे आएगी लोअर लेवल पे जब हमको मिलेगा तभी हम लोग बाय करेंगे। और अगर हम लोग ब्रेकआउट ट्रेड लेने का सोचेंगे, यानी हम लोग अगर हाई पे बाय करेंगे तो हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो स्टॉप लॉस हम लोग थोड़ा सा टाइट रख के ही चलेंगे। तो जो निफ्टी आईटी है अभी भी कहीं ना कहीं साइडवेज में ही है, सप्लाई के पास में है। प्राइस जो ऑलरेडी हमने डिमांड मार के रखा था वहां से प्राइस ऑलरेडी ऊपर जा चुकी है। तो आने वाले दिनों में अगेन जो रेंज ब्रेक होगा, रेंज ब्रेक होने के बाद में हम लोग डिसाइड करेंगे कि हमको किस डायरेक्शन के अंदर इसमें जाना चाहिए। तो अगेन निफ्टी एटो जो था, निफ्टी एटो भी कहीं ना कहीं एक सप्लाई जोन में जाके रुका है। तो हायर लेवल पे जैसे हमने देखा था कि हमको एग्रेसिव बाय नहीं करना है। अब इस हायर लेवल से कितना सेलिंग आता है, प्राइस कितना दिन यहाँ पे होल्ड होता है, उसके बाद हम लोगों को पता चलेगा कि निफ्टी एटो में भी जो डायरेक्शनल है वो कंटिन्यू रहेगा कि यहाँ से वापस से एक प्रॉफिट बुकिंग उसमें आएगा। एनर्जी सेक्टर हमने देखा था कि जहां पे रिलायंस और एचडीएफसी बैंक ये दो जो स्टॉक थे कहीं ना कहीं निफ्टी को ऊपर लेके जा रहे थे। और उसी के साथ में जो लास्ट वीक का क्लोजिंग था वो वीक जो था कहीं ना कहीं अगेन एक रेंज में ही क्लोज हो रहा था। जैसे ही इसका लोअर लेवल यानी लास्ट वीक का जो लो ब्रेक हुआ दैट इज 33,928, जैसे ही ब्रेक हुआ इस एंटायर सेक्टर में एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग हमको देखने मिला। तो जो लेवल था समवेयर अराउंड 33,928 के पास में। तो जैसे कि अगर हम लोग देखेंगे तो रिलायंस इसमें एक स्टॉक है दैट इज हेवी वेट स्टॉक रहेगा, तो उसके अंदर भी हम लोगों को एक अच्छा प्रॉफिट बुकिंग देखने मिला है। तो वीकली की हम लोग बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक हल्का सा एक सप्लाई जोन के पास में जाके रुका था, जो लोअर टाइम फ्रेम पे था। बड़े टाइम फ्रेम पे तो यहाँ पे आइडेंटिफाई कुछ हो नहीं रहा था। तो समवेयर अराउंड जो प्रीवियस एक सपोर्ट था जहां से प्राइस ये सपोर्ट जो ब्रेक नहीं हो रहा था वहीं पे आके प्राइस रुकी थी। मैं मार्क कर रहा हूं सपोर्ट। तो जो सपोर्ट है वो ये सपोर्ट था जो पास्ट में था जहां से प्राइस ऊपर गई है, दैट समवेयर अराउंड 1437। तो 1437 कंटिन्यूअसली होल्ड हो रहा था, और जैसे ही वो ब्रेक हो गया, वो ब्रेक होने के बाद में एक अच्छा सा डाउन मूव हमको देखने मिला। अब जब प्राइस उसी के पास आई है और उसी के पास आने के बाद में सेक्टर भी सप्लाई जोन के पास में गया, निफ्टी भी सप्लाई जोन के पास में था, और एक रेंज जो वो बना के चल रहे थे जैसे ही वो रेंज ब्रेक हो गई। तो रेंज ब्रेक कहाँ से हुई अगर हम लोग मार्क करना चाहते हैं तो समवेयर अराउंड
तो एक बार तो जैसे कि एक बार ये ब्रेक हो गया पर इमीडिएटली ऊपर गई प्राइस और नेक्स्ट डे गैप डाउन हो गई, तो यहां पे हम लोगों को कोई अच्छा सा ट्रेड मिल नहीं पाया अगर हम लोग शॉर्ट करना चाहते हैं तो अभी भी जो डायरेक्शनल है वो डायरेक्शन बहुत सारे सेक्टर्स में क्लियर नहीं है। बट जो सेक्टर जैसे निफ्टी आईटी हो गया, तो निफ्टी आईटी निफ्टी मेटल जो साइडवेज में अभी भी चल रहे हैं, तो इसके अंदर हमको क्या करना पड़ेगा कि जो भी डायरेक्शन, जहां पे भी रेंज ब्रेक होगा, वो जब रेंज ब्रेक होगा उसी के बाद एक बड़ा डायरेक्शनल मूव देखने हमको मिलेगा। और जब तक प्राइस के अंदर कोई डायरेक्शन क्लियर नहीं है, तो इस टाइम पे हमको कोई अच्छा ट्रेड मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो यहीं पे हमारा पेशेंस चेक होते रहेगा। हम लोग रोज जाके ढूंढेंगे कि कोई ट्रेड मिलना चाहिए, बट जैसे कि मैंने बताया प्राइस एक रेंज में ही चल रहा है, वहां पे जैसे ही प्राइस ऊपर जा रहा है सेलिंग आ रहा है, जैसे ही प्राइस नीचे आ रही है तो बाइंग आ रहा है, और प्राइस कोई एक पर्टिकुलर रेंज में ही ट्रेड कर रही है। तो इस पर्टिकुलर सिनारियो में जितना आप वेट करोगे, जितना आप ट्रेडिंग से दूर रहोगे, उतना ज्यादा अच्छा है। जब एक ब्रेकआउट हमको मिल जाएगा, प्राइस जब आपको एक डायरेक्शन क्लियर करेगा, उस टाइम पे अगर आप एंटर करोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। अब कुछ स्टॉक हमने निकाल के रखे थे, बट जब आप लोगों का रिस्पॉन्स आएगा तो वो भी स्टॉक हम लोग डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए जो लास्ट वीक हमने एक जो स्टॉक देखा था, दैट इज जी लिमिटेड। तो 109 के आसपास हम लोग इसका बाय का प्लान कर रहे थे, या फिर जो करंट मार्केट प्राइस है वो प्राइस कहीं ना कहीं एक डिमांड में आके रुका था, ये भी हमने देखा था। तो लोअर लेवल पे अगर कोई रिवर्सल हमें मिलता है तो हम लोग बाय करने का सोच रहे थे। और अगर 109 के ऊपर अगर ये सस्टेन होता है तो भी हम लोग बाय करने का सोच रहे थे। तो ये जो स्टॉक था पर्टिकुलर, ये स्टॉक नीचे भी आया, समवेयर अराउंड 104 तक नीचे आया, और लास्ट वीक उसने बहुत अच्छा क्लोजिंग दिया। तो अभी भी ये स्टॉक अच्छा चल रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो जो लेवल के ऊपर हमको चाहिए था उसी लेवल के ऊपर ये सस्टेन हो रहा है। 125 मिनट की अगर हम लोग बात करें, तो अगर हम लोग 125 मिनट की बात करें, तो अगर आप आरएसआई की तरफ देखोगे तो कहीं ना कहीं एक बार जो 40 ब्रेक हो गया आरएसआई, प्राइस ऊपर गई। अब अगर देखोगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 40 आरएसआई ब्रेक नहीं हो रहा है। यानी अगर आप स्टॉक को होल्ड होना है तो ये 40 का जो आरएसआई का लेवल है, ये लेवल होल्ड होना काफी जरूरी है। तो ही ये स्टॉक जो है वो उसका ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। तो छोटे टाइम फ्रेम पे हम जो रिवर्सल की बात कर रहे थे कि कहाँ पे हम लोगों को अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ही हम लोग उसको बाय करने के लिए सोचेंगे। तो कोई अगर रिवर्सल यहाँ पे दिखता है तो मैं आपको बताता हूँ कि जो लोग जैसे जो ट्रेड हम लोग आइडेंटिफाई करना, या फिर मैं पर्टिकुलरली देखता हूँ कि अगर कुछ सेटअप हमको यहाँ पे मिलता है तो ही हम लोग वहां पे बाय करने के लिए सोचेंगे। बट यहाँ पे जो सेटअप मिला है वहां पे जो है कि रीटेस्ट वाला जो एंट्री है, वो रीटेस्ट वाला एंट्री मुझे मिला नहीं है यहाँ पे। तो ब्रेकआउट हो गया। यहाँ पे क्या था कि कंसोलिडेशन चल रहा है, कंसोलिडेशन के बाद में मुझे बाय करना था 106 रुपये 50 पैसे के आसपास बाय करने के चलना था, समवेयर अराउंड। नॉर्मली तो डेलो ही स्टॉप लॉस रहता है, बट मैं जो पास का कंसोलिडेशन है वो कंसोलिडेशन का लो ही मैं प्रिफरेबली वो स्टॉप लॉस प्रिफर करता हूँ। तो इस लेवल पे यानी 7 मई को अगर ये रीटेस्ट होता था तो हम लोग एक बार बाय के लिए सोचते थे। तो बड़े टाइम फ्रेम पे जी लिमिटेड कहीं ना कहीं अभी भी डाउन ट्रेंड में चल रहा है। अभी भी जो हायर टाइम फ्रेम है वो अभी भी कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड है। तो हम लोग इसको जो बाय करेंगे काफी संभल संभल के हम लोग बाय करेंगे। स्टॉप लॉस हम लोग इसमें एज इट इज होल्ड करेंगे, जो स्टॉप लॉस हमने इसमें दे के रखा था। तो लोअर टाइम फ्रेम पे जहां पे भी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रहा है वहां पे हम लोग वापस से ये स्टॉक को बाय करने के लिए जरूर सोचेंगे। तो और भी कुछ सेक्टर हम लोग इसके साथ में देखेंगे। निफ्टी पीएसयू बैंक जो हमने देखा था कि मंथली काफी अच्छा क्लोज है, बट जो क्लोज है कुछ मंथली में रेजिस्टेंस के पास है, वीकली में भी रेजिस्टेंस के पास में है, और डेली से जब प्राइस नीचे आएगी तो जो अच्छे स्टॉक्स है पीएसयू बैंक्स में आप डेफिनेटली अभी भी बाय कर सकते हो। अगर ट्रेंड की हम लोग बात करें तो अभी भी जो ट्रेंड है ये डिमांड होल्ड हो रहा है, जो हमने ऑलरेडी मार्क करके रखा है।
तो अगर ये पर्टिकुलर जो सेक्टर है पीएसयू बैंक से कहीं ना कहीं एक ये वाला सप्लाई टेस्ट करके प्राइस नीचे आ रहा है, अगर हम लोग डेली में जाते हैं तो डेली में ये वाला जो डिमांड है ये डिमांड को टेस्ट करके प्राइस ऊपर जा रहा है। डेली के अंदर कहीं ना कहीं 40 सपोर्ट अभी आरएसआई ले रहा है, दैट इज द पॉजिटिव साइन। तो एक बार हम लोग 60 मिनट पे जाके देखेंगे तो 60 मिनट पे अभी भी काफी लोअर लेवल पे आरएसआई, प्राइस भी काफी लोअर लेवल पे, तो हो सकता है यहाँ पे कंसोलिडेशन होने के बाद ही हम लोगों को एक ब्रेकआउट देखने मिले। तो 60 मिनट पे अगर वीक है तो आरएसआई कहीं ना कहीं आपका 125 मिनट पे भी वीक रहेगा। अगेन यहाँ पे भी एक सप्लाई जोन है, तो अगर प्राइस ऊपर जाती है तो हम लोग जंप करके बाय नहीं करेंगे, क्योंकि इस सप्लाई जोन में हो सकता है प्राइस ऊपर जाके नीचे आ जाए। ये सप्लाई जब ब्रेक होगा और प्राइस वापस से जब नीचे आएगी तो फिर से हम लोग ये पर्टिकुलर सेक्टर में बाय करने का सोचेंगे। सेक्टर में बाय करने का मतलब क्या है कि उस पर्टिकुलर सेक्टर के स्टॉक पे हम लोग एक बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करने का कोशिश करेंगे। तो अगेन काफी सारे सेक्टर में सेम ही एक रेंज क्रिएट हो रहा है। तो अगेन प्राइस का जब तक डायरेक्शन क्लियर नहीं है तो आपको ट्रेड आइडेंटिफाई करने के लिए थोड़ा सा वक्त लगेगा, या फिर कंफ्यूजन आपको वहां पे दिखता रहेगा। तो इस ऐसे समय पे जितना आप प्राइस से यानी ट्रेड लेने से या फिर इन्वेस्टमेंट करने से आप दूर रहोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो एक बार गोल्ड हम लोग देख लेते हैं। गोल्ड अभी भी बहुत स्ट्रांग अप ट्रेंड में है। वीकली डेली जितना भी टाइम फ्रेम, जो भी टाइम फ्रेम आप चेक करो, सारे के सारे टाइम फ्रेम पे गोल्ड काफी स्ट्रांग है। तो अगर गोल्ड में कोई हमको ट्रेड मिल रहा है तो एक बार हम लोग वो भी देख लेते हैं। तो 125 मिनट में अब जो है प्राइस कहीं ना कहीं एक सप्लाई में आके रुकी है, और जो आरएसआई है वो आरएसआई अभी भी 60 ब्रेक नहीं हो रहा है। तो एक बार उसने 40 ब्रेक कर दिया, एक बार 60 ब्रेक कर दिया, तो अगेन इसमें क्या है कि आपको बड़े मूव्स हम लोगों को देखने मिलेंगे। सॉरी, बड़े मूव्स के बजाय मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूं कि यहाँ पे वाइल्ड मूव्स, यानी एक रेंज में ही प्राइस रहेगा और प्राइस जो है वो कहीं ना कहीं उसी पर्टिकुलर रेंज में आपको बड़े मूव्स देते रहेगा। तो डायरेक्शनल मूव नहीं मिलेगा, एक पर्टिकुलर रेंज में जो है प्राइस वो ऊपर नीचे होती रहेगी। अब सिल्वर में ये जो मंथ है, ये मंथ में हमको बहुत ध्यान देना जरूरी है। यहां से ये जो करंट मंथ है दैट इज मई, 10 दिन तो हो गए, और आने वाले कितना दिन ये पॉजिटिव रहता है, और यहां से अगर ये पॉजिटिव ये महीने में हमको क्लोजिंग मिलती है तो एक डायरेक्शनल मूव हम लोगों को सिल्वर के अंदर एक्सपेक्ट हम लोग कर सकते हैं। ये जो बड़ा फॉल आया उसके बाद में कंसोलिडेशन है, और आने वाला ये मंथ जो है अगर वो पॉजिटिव क्लोज होता है तो नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स सिल्वर के अंदर हमको कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव मूव मिलना चाहिए। क्रूड क्रूड भी अगर हम लोग बड़े टाइम फ्रेम की बात करें तो कहीं ना कहीं डायरेक्शन जो है वो बहुत क्लियर डायरेक्शन नहीं है, अभी भी कहीं ना कहीं एक साइडवेज डायरेक्शन में ही प्राइस चल रही है। एक बहुत दिनों के कंसोलिडेशन के बाद में क्या हुआ है कि प्राइस ने लोअर रेंज ब्रेक कर दिया है, और लोअर रेंज ब्रेक करने के बाद में अगर आप यहाँ पे देखते हो तो कहीं ना कहीं वो रेंज टेस्ट करके इसने नया लो भी दिया है। अब यहां से ये लोअर लो फॉर्मेशन कंटिन्यू करता है कि वापस से ये रेंज के ऊपर जाके इसको सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, वो देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। अगर ये पर्टिकुलर हाई के ऊपर ये सस्टेन हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो ब्रेक डाउन जो हुआ था नीचे की तरफ, यहाँ पे सारे लोग ट्रैप हो जाएंगे और प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगी। तो इसके अंदर आने वाले दिनों में ये हाई के ऊपर प्राइस कैसे रिएक्ट करती है उसके ऊपर हम लोगों को क्या ट्रेड लेना है वो हम लोग डिसाइड करेंगे। लॉन्ग टर्म कहीं ना कहीं ट्रेंड डाउन है तो हम लोग बेरिश तो है, बट जैसे कि प्राइस अगर धीरे धीरे जैसे नीचे आ गई और नीचे आने के बाद में अगर जो प्राइस है वो सपोर्ट पे आ गई, डिमांड में आ गई, तो हम लोग ट्रेंड के अगेंस्ट में भी जाके बाय करने का सोच सकते हैं। 125 मिनट की बात करें तो कहीं ना कहीं अब आरएसआई जो है अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 40 ब्रेक नहीं हो रहा था, इसने 40 ब्रेक कर दिया। अब जो प्राइस है वो कहीं ना कहीं 60 ब्रेक कर रही है, 40 पे सपोर्ट ले रही है।
तो 125 मिनट के हिसाब से जब प्राइस नीचे आएगी तो 125 मिनट के हिसाब से हम लोग उसके अंदर बाय करने का सोच सकते हैं। नेचुरल गैस में काफी एक अच्छा अपमूव आ गया ऑलरेडी, एक बहुत अच्छे डिमांड से अगर हम लोग देखेंगे तो बहुत अच्छे डिमांड से ऑलरेडी प्राइस ऊपर गई है। ये एक मंथली का डिमांड जोन है, तो लास्ट मंथ में जो 244 का लो दिया था वहां पे प्राइस जो है एक मंथली के डिमांड जोन में आई थी, ये वाला जो डिमांड जोन है। तो रैली बेस 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 लगभग, ये भी कोई कैंडल बहुत स्ट्रांग नहीं है। अगर हम लोग ये कैंडल की बात करें तो ये भी कोई कैंडल बहुत स्ट्रांग नहीं है, बट जो प्राइस में हुआ क्या है वो प्राइस समझने का हम कोशिश करेंगे। प्राइस ऊपर तो गई, नीचे आ गई, यानी यहां से जो सेलिंग स्टार्ट हुआ था, यहां से जो सेलिंग स्टार्ट हुआ था, ये दोनों लेवल का जो सेलिंग है यहां पे स्टॉप हुआ और प्राइस ऊपर गई। तो कहीं ना कहीं यहां पे क्या हो गया था, एक स्ट्रॉन्ग इम्बैलेंस हो गया था। इम्बैलेंस का मतलब क्या है कि बायर और सेलर का जो फाइट हुआ वहां पे बायर्स कहीं ना कहीं ज्यादा हो गए थे, और यहां से जो है जैसे ही प्राइस यहाँ पे आई तो एक बहुत अच्छा अपमूव यहाँ पे ऑलरेडी मिल गया है। तो जो एक अप डायरेक्शन का था कहीं ना कहीं वो तो कहीं ना कहीं मिस हो गया है। तो अगेन बट बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेंड अप है, तो अगर हमको जो भी करेक्शन इसके अंदर देखने मिलेगा, तो अगर नेचुरल गैस आने वाले दिनों में अगर नीचे आता है तो हम लोगों को एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। जब हम लोग कमोडिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो कमोडिटी ये फ्यूचर ट्रेडिंग मार्केट है, डेरिवेटिव मार्केट है, तो ये इसके अंदर रिस्क बहुत ज्यादा एसोसिएट होती है। तो जो भी ट्रेड यहाँ पे आप लोगे तो रिस्क क्या है ये पहले से ही आप पता करें। सिर्फ हम लोग बोल रहे हैं या फिर मैं बोल रहा हूँ या फिर और कोई बोल रहा है, तो उस बेसिस पे डायरेक्टली आप ट्रेड मत ले। तो आने वाले हफ्ते में कहीं ना कहीं निफ्टी जो है कहीं अभी भी जो है एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। जो रेंज ऑलरेडी हमने मार्क करके रखे हैं, तो जो लोअर नीचे के जो लेवल्स है दैट इज 23,846, 23,346, ये लेवल पे आता है तो हम लोग बाय करने का सोचेंगे। और 24,532, 24,873 ये लेवल्स के पास में हम लोग शॉर्ट करने का सोचेंगे। तो अभी भी बहुत ज्यादा प्राइस पे एक्सप्लेन करने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि प्राइस जो है एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। जब रेंज ब्रेक होगा तो आप लोगों को हम लोग अपडेट करेंगे। और अगर कोई स्पेसिफिक स्टॉक आपको डिस्कस करना है तो चैट पे भी आप हम लोगों को अपडेट कर सकते हैं। हमारे एंड से अगर कोई स्टॉक चाहिए तो वो भी हम लोगों को आपको अपडेट कर देंगे। और आपकी तरफ से अगर कोई और आपको हेल्प चाहिए रहेगा तो आप हमें व्हाट्सएप या फिर यूट्यूब पे जो भी हमारा वीडियोस रहेगा वहां पे आप लोग हमें अपडेट कर सकते हो। तो कुछ दिन पहले हमने और एक स्टॉक जो देखा था दैट इज नजारा, जो कि अगेन एक निफ्टी मीडिया का स्टॉक था, और काफी दिन ये जो स्टॉक है एक रेंज में ही चल रहा था। रेंज में चलने के बाद में यहां से एक उसके अंदर ब्रेकआउट हमको देखने मिला है। बट अगर हम लोग हायर टाइम फ्रेम की बात करें तो ये ईयरली चार्ट है। तो डेटा इसके अंदर सेम ही है, एनएससी और बीएससी में हम लोग चेक कर रहे थे। चार्ट डेटा की भी बात कर रहा हूँ। तो ये ईयरली चार्ट है। ईयरली में अगर हम लोग देखेंगे तो देखो 30 दिसंबर 2022, यानी मैं इस बड़े रेड कैंडल की बात कर रहा हूँ। तो इस साल में जो सेलिंग आया उसके बाद में अगर देखोगे तो ना ही उस पर्टिकुलर मंथ का लो ब्रेक हुआ है। एक बार हम लोग कंफर्म कर लेते हैं। तो जो लो था समवेयर अराउंड 475 और यहाँ पे 480, तो कहीं ना कहीं वो लो ब्रेक भी नहीं हुआ और कहीं ना कहीं वो हाई भी ब्रेक नहीं हुआ। तो 1100 अभी करंट मार्केट प्राइस है, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि 1350 तक के प्राइस ऊपर जाए तो कहीं ना कहीं अभी भी एक रेंज में ही ईयरली बेसिस पे भी कुछ खास डायरेक्शनल मूव नहीं है। हाफ ईयरली में भी सेम वैसा ही दिखेगा। क्वार्टरली की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे एक सप्लाई जोन का हमको दिख रहा है। तो ऑलरेडी प्राइस ये सप्लाई जोन टेस्ट करके एक बार नीचे आई है, और जैसे कि हमने देखा कि ये 9 ईएमए को कंटिन्यूअसली जो है वो कंसोलिडेट कर रही है।
मंथली टाइम फ्रेम की बात करें तो ऑलरेडी ये मंथली सप्लाई जोन उसने टेस्ट कर लिया है, प्राइस वहां से एक बार नीचे भी आई है और वहां से वापस प्राइस ऊपर जा रही है। तो ऊपर जाते वक्त क्या कोई है लोअर टाइम फ्रेम का डिमांड जोन जिसने होल्ड किया है? तो प्राइस के अंदर ऐसे कुछ डायरेक्ट बहुत अच्छा डिमांड जोन तो यहाँ पे हमको नहीं मिल रहा है जो हम बोल सके कि अगर डेली बेसिस पे देखेंगे तो डेली बेसिस पे देखो ये वाला एक डिमांड जोन है, और यहां से जो है देखो यहां से वापस से प्राइस ऊपर गई है, इस डिमांड जोन के वजह से ये डिमांड जोन बना है और ये भी होल्ड हो रहा है। तो अब बेसिकली क्या हो रहा है कि अगर मैं नजारा की बात करूं तो हर एक यानी डेली का हर एक डिमांड जोन रिस्पेक्ट हो रहा है जब प्राइस ऊपर से नीचे आ रही है। तो अगेन अब इसमें थोड़ा सा एक ब्रॉडर रेंज हो गया है, तो मैं हायर लेवल पे बाय करना थोड़ा सा इग्नोर करूंगा। अगर मुझे हायर लेवल पे बाय करना ही है तो मैं एडीएक्स का इसमें हेल्प लूंगा। अगर एडीएक्स 30 के ऊपर सस्टेन हो रहा है डेली टाइम फ्रेम पे या फिर वीकली टाइम फ्रेम पे, तो ही मैं उसके अंदर बाय करने के लिए सोचूंगा। अब जो एक पर्टिकुलर ब्रेकआउट पैटर्न है, ब्रेकआउट पैटर्न में हमें क्या चाहिए, जो प्राइस है वो 20 ईएमए के ऊपर सस्टेन होती रहे, जैसे यहां पे है, जैसे यहां पे है। तो अब 1100 प्राइस चल रहा है और प्राइस जब ये 20 ईएमए के पास आएगा और जो कंसोलिडेशन होगा तो ही यहाँ पे मैं इस स्टॉक को बाय करने के लिए सोचूंगा। अब अगर मुझे बाय करना है तो यहां से अगर हम लोग देखेंगे तो एक डायरेक्शनल मूव दिख रहा है मुझे। तो लास्ट जो स्विंग लो रहेगा वो स्विंग लो ना ब्रेक किया तो मेरे लिए ज्यादा अच्छा है। अगर वो स्विंग लो ब्रेक कर रहा है तो इसमें मैं लॉस लेके भी एग्जिट करने के लिए सोच लूंगा। तो अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम की बात करें, वीकली में भी बात करें, तो ट्रेंड कहीं ना कहीं अगर साइडवेज ही है, तो अगर मुझे बाय करना है तो एक रेंज इसके अंदर ब्रेक हो गई है। तो अगर बाय करना रहेगा तो हम लोग समवेयर अराउंड यहां पे बाय करने का सोचेंगे। तो 1024 अगर यानी 1104 से प्राइस अगर 1024 आती है तो हम लोग बाय करने का सोचेंगे। जो टाइट स्टॉप लॉस रहेगा समवेयर अराउंड ये रेंज ब्रेक नहीं होना चाहिए, दैट इज 980 का स्टॉप लॉस आ रहा है। और जो थोड़ा सा लूज स्टॉप लॉस रहेगा वो समवेयर अराउंड ये रहेगा 80 रुपीज नीचे, तो दैट इज 946, 940 के नीचे। अब क्या हो जाएगा, जब आप हमने दो स्टॉप लॉस दिए तो लोग क्या करेंगे, अगर सपोज करो ये स्टॉप लॉस हिट कर रहा है तो लोग यहाँ पे एग्जिट नहीं होंगे, नीचे का भी स्टॉप लॉस दिया तो वो इसका भी वेट करेंगे। तो ऐसा नहीं करना है। अगर हमने यहाँ पे बाय किया है तो यही स्टॉप लॉस हम लोग प्रीफर करके चलेंगे कि अब अगर प्राइस नीचे आ रही है तो बेसिकली जो लॉजिक हमने इसके अंदर अप्लाई किया है बाय करने के लिए, दैट इज 20 ईएमए का अप्लाई हमने किया है। कि अगर हम लोग 20 ईएमए देखेंगे तो मंथली में भी देखो 20 ईएमए के ऊपर है, क्वार्टरली तो इसमें डेटा नहीं है, तो मंथली में भी 20 के ऊपर है, वीकली में भी 20 ईएमए के ऊपर है और डेली में भी 20 ईएमए के ऊपर है। तो बेसिकली क्या चाहिए हमको, अब ये 20 ईएमए के ऊपर ही सस्टेन होता रहे और ये डायरेक्शन कंटिन्यू वो करे और वापस में एक रेंज में ना जाए। सपोज करो कि अगर आपने बाय किया है, यहाँ की हम लोग बात कर रहे हैं, तो जैसे रीटेस्ट पे हमने बाय किया, तो मान के चलो कि हम लोग अभी 20 ईएमए का बात कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कंसोलिडेशन मुझे 20 ईएमए के ऊपर चाहिए, कंसोलिडेशन हो गया और ब्रेक भी हो गया। अब इसमें अगर आइडियल स्टॉप लॉस अगर हम लोग देखेंगे तो ये एंटायर जो रेंज है वो रेंज के समवेयर अराउंड यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस आएगा, दैट इज 150 रुपीज का हमारा स्टॉप लॉस है। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे हमने बाय कर लिया। अब जो लॉजिक हम लोग कर रहे हैं इसमें कि अगर ये 20 ईएमए के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो ऊपर ही चाहिए। जब जो करेक्शन आ रहा है यहां से जो है 20 ईएमए को या फिर प्राइस इसको टेस्ट करके इमीडिएटली ऊपर जाए। इमीडिएटली ऐसा नहीं कि जैसे ही टच करता है ऊपर जाए, जितना जल्दी हो सके उतना ऊपर वो चली जाए। क्यों? क्योंकि जो पैसा हमने इनमें इन्वेस्ट किया है वो बहुत दिन यानी बहुत ज्यादा समय के लिए वो पैसा ब्लॉक ना हो, ज्यादा समय ना ले। तो इसीलिए हम लोग डायरेक्शनल मूवमेंट
एक्सपेक्ट करते हैं प्राइस के अंदर, अगर वो नहीं हो रहा है तो कितना दिन हमको लगेगा पता नहीं। तो क्या हो गया, यहां तक जहां पे ये एक वर्टिकल लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं, यहां तक हमारा लॉजिक क्या था कि 20 EMA के ऊपर प्राइस है, तो जब 20 EMA के पास में आएगी और ये प्रीवियस रेजिस्टेंस के पास में आएगी तो हम लोग बाय करेंगे। बट हमने वो लॉजिक से बाय कर लिया, बट हमको क्या चाहिए था कि प्राइस फिर बाद में 20 EMA के ऊपर टिकी रहे, जो नहीं हो रहा है। अब यहां से यानी 27 सितंबर 2024 से कितना समय लगेगा हमको पता नहीं है। देखो, जो प्राइस भी ऊपर जा रहा है बट फिर से नीचे आ रहा है, तो लगभग अब साल होने आ गया, 2025 में हो गया, तो यही रेंज में अभी भी वो चल ही रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैं इतना यानी बहुत लंबे समय के लिए वहां पे डायरेक्शन नहीं है, तो इतना ज्यादा लंबे समय के लिए पैसा ब्लॉक करने में मुझे इतना कंफर्ट नहीं आता है। तो मैं एंट्री लेने के बाद में मेरे रेट के ऊपर अगर सस्टेन हो रहा है तो ठीक है, बट जो एक्सपेक्टेशन, जो लॉजिक हमने इसके अंदर लगाया था, अगर वो नहीं कंटिन्यू हो रहा है तो बेटर है कि जैसे ही हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहा है तो हम लोग वहां से एग्जिट हो जाए। अब दूसरा प्रॉब्लम इसमें क्या है कि अगर प्रमोटर होल्डिंग देखोगे तो प्रमोटर होल्डिंग बहुत ज्यादा इसमें लो है। तो कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव है तो कहीं ना कहीं कुछ निगेटिव भी चीजें हैं। तो ये हमारा एंट्री रहेगा, इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो आने वाले दिनों में अगर कोई अगेन निफ्टी कोई डायरेक्शन क्लियर करता है तो डेफिनेटली हम लोग आपको अपडेट करेंगे। थैंक यू आपका समय देने के लिए। किसी को अगर कोई क्वेश्चन रहेगा, किसी को कोई डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हो। और जैसे मैंने बताया कि प्राइस अभी भी रेंज में है, तो यहाँ पे आपको ट्रेड मिलना तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग या फिर एक चैलेंजिंग रहेगा, तो यहाँ पे पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। थैंक यू। गुड नाइट।